Okay. See the agency chapter. In agency chapter, we have to start with the methods of creation of agency. So there are different methods which we can create an agency. The first is agreement by the express agreement. A contract of agency may be created by express agreement when a principal appoints an agent either by words spoken or written to represent and act for him. An express agency is created. No particular form or set of word is required for appointing an agent. When a person gives a power of attorney to another person, an express agency is created. सबसे पहले जो एजेंसी क्रिएट की जाती है वो एक्सप्रेसली क्रिएट की जाती है, चाहे वो ओरल फॉर्म में हो चाहे रिटन फॉर्म में हो। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि आप मेरे बिहाफ पे मेरे एजेंट बन जाइए या आप मेरे बिहाफ पे मेरे बिजनेस को संभालिए, और ये सब करने के लिए मैं आपको पावर ऑफ अटर्नी दूं और पावर ऑफ अटर्नी लेने के बाद आप मेरे एजेंट बन जाओ। तो इस तरह से मैंने आपको वर्ड स्पोकन या वर्ड रिटन से मैंने आपको एक्सप्रेसली बोला है कि आप मेरे एजेंट की तरह एक्ट कीजिए। तो ये पहला फॉर्म है जिससे हमारी एजेंसी क्रिएट हो सकती है। राइट? आवाज आ रही है ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके। सेकेंड इज दैट एजेंसी बाय इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन का नॉट ऑडिबल। राधिका, मेरी आवाज आ रही है बच्चे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. राधिका, Yes, अंजलि ma'am. बेटा आप थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में जाइए, मुझे लगता है आपके नेटवर्क में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। थोड़ा सा मैं भी जरा नेटवर्क एरिया ढूंढूं। सेकेंड इज, अब शायद थोड़ी सी आवाज ज्यादा क्लियर हो। सेकेंड इज एजेंसी बाय इम्प्लीकेशन। सो ये वाली जो एजेंसी क्रिएट होती है दैट इज, इसके अंदर जो एजेंसी आती है उसको हम इम्प्लाइड एजेंसी कहते हैं। ठीक है, हमने दो तरह की एजेंसी पढ़ी थी ना, एक्सप्रेस एजेंसी एंड इम्प्लाइड एजेंसी। सो ये जो इम्प्लीकेशन वाली एजेंसी होती है दैट इज इम्प्लाइड एजेंसी, और ये किसके थ्रू क्रिएट होती है? लॉ के थ्रू। जैसे फर्स्ट लाइन ही इसने आपको लिखी हुई है, the relationship of principal and agent need not to be expressly constituted and can arise by the implication of law as well. Authority to do as agent can be inferred from the nature of business, circumstances of the case, the conduct of the principal, और द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज। सो जरूरी नहीं है कि हर बारी एक्सप्रेस एजेंसी ही क्रिएट हो, कई बारी एजेंसी जो है वो इम्प्लीकेशन से लॉ के थ्रू भी कंडक्ट होती है, कई बारी कंडक्ट ऑफ पार्टीज के थ्रू भी क्रिएट होती है, सर्कमस्टांसेस से भी क्रिएट होती है, दो लोगों की आपस में बिजनेस डीलिंग से भी एजेंसी जो है वो क्रिएट हो सकती है। तो अगर इस तरह से एजेंसी क्रिएट होगी जो कि एक्सप्रेस नहीं है, उसको हम कहेंगे एजेंसी बाय इम्प्लीकेशन। राइट? अब जो एजेंसी बाय इम्प्लीकेशन है, इनको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: एजेंसी बाय एस्टॉपल, एजेंसी बाय होल्डिंग आउट एंड एजेंसी बाय नेसेसिटी। अब सबसे पहले एजेंसी बाय एस्टॉपल का क्या मीनिंग है? वन सेकेंड क्लास। ओके, एजेंसी बाय एस्टॉपल, एक डेफिनेशन सुनिएगा एजेंसी बाय एस्टॉपल जो आपकी बुक में नहीं दी हुई है। इफ अ प्रिंसिपल, राइट, if a principal holds out to a third party that another person is authorized to act on principal behalf, the third party deal with the other person accordingly. The principal may not later deny that other was principal agent for the purpose of dealing with that of third party. देखिए अब इसका मतलब क्या है एस्टॉपल का? यहाँ पे मैंने किसी भी पर्सन को ये नहीं कहा कि आप मेरे बिहाफ पे एक्ट कीजिए,
बट मैंने किसी पर्सन को मना भी नहीं किया और मैंने उस पर्सन को ऑटोमेटिकली काम भी दिया हुआ था। देखिए कैसे, रेलवे कंपनी है एक, उसमें एक क्लर्क बैठा हुआ है और उस क्लर्क का काम है पार्सल जो आते हैं रेलवे के थ्रू उनको रिसीव करना। बट वो साथ में एक और काम कर रहा है। वो काम क्या है, वो जो कंसाइनमेंट आती है उनको डिस्पैच भी करता है, उनको सेंड भी करता है। अब क्लर्क की अथॉरिटी में ये काम नहीं आता है, बट फिर भी वो कर रहा है और कंपनी ने भी उसको कभी मना नहीं किया है। और अब कंफ्लिक्ट अराइज हो गया, अब जो है कुछ गलती से कुछ और डिस्पैच हो गया, तो रेलवे कंपनी अपनी गलती से बचने के लिए कह रही है कि भाई आप क्लर्क को पूछिए, मेरी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, मैंने इस तरह का कोई राइट पार्सल क्लर्क को नहीं दिया हुआ। तो लॉ कहता है कि जब पार्सल क्लर्क ये काम इतने सालों से कर रहा था, हालांकि वो उसके कामों में नहीं आता था, आपने उसे रोका नहीं बल्कि आप उससे काम करवा रहे थे। अब जब कंफ्लिक्ट अराइज हुआ है तो आप कह रहे हैं कि इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो कह रहा है देखिए, पहले आपने वो काम करने से पर्सन को रोका नहीं जिसके लिए वो एजेंट नहीं है, बट जब डिस्प्यूट अराइज हुआ तो आप उस पर्सन को रोक रहे हैं या एज ए प्रिंसिपल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट रहे हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते बिकॉज आप आते हैं एजेंसी बाय इम्प्लीकेशन के मीनिंग के अंदर। समझ में आई बात? Yes, ma'am. Okay. Second is agency by holding out, where a person permits another by long course of conduct. यहाँ पे आप एक पर्सन के साथ डीलिंग करते थे, आपका एजेंट नहीं था वो, बट आपकी कोई ना कोई डीलिंग उसके साथ चलती रहती थी। फॉर एग्जाम्पल आपने जैसे कोई लोन लेना होता था या आपने किसी को लोन देना होता था, तो आप उस पर्सन की हेल्प ले लेते थे। लाइक देखिए जैसे लाइन में लिखा हुआ उसने कहा है, वेर ए पर्सन परमिट्स अनदर long course of conduct to pledge his credit for a certain purposes, he is bound by the act of such person in pledging his credit for the similar purposes, though in some cases without the previous permission of his master. अब आपके behalf पे वो pledging करता था। फॉर एग्जाम्पल उसने आपके बिजनेस के लिए 2 प्लेज किए, ठीक है, आपकी गिरवी रखवाई प्रॉपर्टी, ठीक है, और आपको जो है वो पैसे दिए, ठीक है, वो कर रहा था आपके बिहाफ में बिजनेस। अब जो थर्ड काम इसने किया, थर्ड जो इसने प्लेज का एग्रीमेंट अपने लिए किया, बट वो आपके नाम पे किया, पर दूसरी पार्टी को कैसे पता चलेगा कि ये हो गया? सिंपल सा एक और मैं एग्जांपल देती हूँ। हस्बैंड वाइफ है, मैंने आपको बार बार बोला कि जब तक वाइफ को हस्बैंड अथॉरिटी नहीं देता है उसके बिहाफ पे काम करने के लिए, पावर ऑफ अटर्नी नहीं देता, तब तक वो हस्बैंड की एजेंट नहीं है। बट आप क्या करते थे, आप कई डॉक्यूमेंट्स पे अपनी वाइफ के साइन करवा लेते थे, ठीक है, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स में आप साइन करवा लेते थे, आपकी वाइफ आपके बिहाफ पे मीटिंग्स अटेंड करती थी। तो थर्ड पार्टी को क्या लगा कि आपकी वाइफ आपकी एजेंट है, ठीक है, क्योंकि आप जा रही थी वो बिजनेस मीटिंग में। अब आपकी वाइफ ने उस थर्ड पार्टी से 10 लाख रुपए लोन ले लिया, और अब आप कह रहे हो कि आपने उसको क्यों लोन दे दिया, वो तो मेरे बिहाफ पे मेरी एजेंट ही नहीं थी, मैं तो पैसे आपको नहीं वापस करूंगा। कहता है ऐसा नहीं होता है। जब आप दूसरे पर्सन को ये चांस दे रहे हो, ये मौका दे रहे हो समझने का कि द सेकेंड पर्सन इज योर एजेंट, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, राइट। एक और एग्जाम्पल मैं आपको होल्डिंग आउट का देती हूँ। एक लैंडलॉर्ड ने अपनी जमीन जो है एक तहसीलदार को टेनेंट बना रखा, रेंट पे दी हुई है, वो फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए उससे एनुअली लेता है और अपनी जमीन उसने दे रखी है कि आप जो मर्जी इस पे क्रॉप उगाइए, जो मर्जी कीजिए, मुझे 10 लाख रुपया पर एनम चाहिए, ठीक है, तहसीलदार के पास जमीन है। तो लैंडलॉर्ड ने तहसीलदार को जमीन दी, एग्रीकल्चर लैंड, उससे पैसे लिए। अब तहसीलदार ने यही जमीन आगे किराए पे रखवा दी या यही जमीन प्लेज रखवा दी, तो क्या ये तहसीलदार की अथॉरिटी में आता है? आता तो नहीं था, बट प्रिंसिपल ने डिनाई भी नहीं किया।
ठीक है, जब मैं कहती हूँ मेरी एग्रीकल्चर लैंड संभालो, अब मैं एग्रीकल्चर लैंड को क्या कर रही हूँ, मैं खुद खेती कर रही हूँ, किसी और से करवा रही हूँ, या आगे अपनी आपकी लैंड को गिरवी रखवा के वहां से आपको पैसे दे रही हूँ, ये मेरी अथॉरिटी में आता है। ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। जब आपने मुझे पावर ऑफ अटर्नी दे दी एंड यू वांट अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी एंड आई एम गिविंग यू, इट मीन्स दिस इज अ केस ऑफ एजेंसी। लेटर ऑन यू कैनॉट डिनाई कि भाई मैंने तुम्हें कब कहा कि इसको आगे फिर से गिरवी रखवा दो या किसी और पर्सन को दे दो। एग्जाम्पल इसका पढ़ लेते हैं एक बारी। A landlord appointed a tehsildar to manage his agricultural land. He let out the land to tenant on certain terms. An authority of this kind was not given to him. It was held that landlord had, by making the tehsildar in charge of the lands, created an appearance of authority, which, according to prevailing usages, included the right to let. ठीक है, हालांकि देर इज नो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस रिलेटिंग टू, बट लॉ सेड दिस, अगर आपने उसको लैंड के राइट्स दे दिए हैं, लैंड का इंचार्ज बना दिया है, तो वो लैंड के साथ क्या कर रहा है, ठीक है, वो उसकी प्रॉब्लम है। ठीक है, उससे ऑटोमेटिकली आप एम्प्लॉयड एजेंसी में आ जाते, आप उसको होल्ड बैक नहीं कर सकते हो। ठीक है, एक बार अगर कोई कंफ्लिक्ट अराइज हो गया, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मैंने तो नहीं ये किया, मैंने तो उसको अथॉरिटी नहीं दी थी। आपके एक्शन से पता चल रहा है कि आपने उसको अथॉरिटी दी है। राइट, इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट इज एजेंसी बाय नेसेसिटी। कुछ एजेंसी रिलेशनशिप ना नेसेसिटी में क्रिएट होते हैं। नेसेसिटी होती है बड़े अनफॉर्सीन सिचुएशन हो जाती है, बड़ी इमरजेंसी हो जाती है, तो हम लोगों को एजेंसी क्रिएट जबरदस्ती आ जाती है एजेंसी। जैसे आपने फॉर एग्जांपल आप सेलर हो और आप हॉर्स सेल करते हो, तो आपने बायर को थ्रू रेल जो है वो हॉर्स जो है वो भेजा, राइट। अब जब हॉर्स डेस्टिनेशन पे पहुंचा तो बायर उसको परचेज करने से मना कर रहा है या बायर डिले कर रहा है। हॉर्स रेलवे के पास पड़ा हुआ है। अब हॉर्स कोई आइटम तो है नहीं जिसको हम वेयर हाउस में डाल देंगे। ठीक है, उसने सांस भी लेना है, उसने खाना भी खाना है, उसने पानी भी पीना है, हमें उसकी हेल्थ भी देखनी पड़ेगी कि उसको कहाँ जो है वो रखना है, कहाँ नहीं रखना है। इन सब चीजों के एक्सपेंसेस किसने बेयर किए? रेलवे अथॉरिटी ने। तो रेलवे अथॉरिटी अनफॉरसीन सर्कमस्टांसेस में सेलर की एजेंट बनी। ठीक है, और एजेंट बन के उसने उस घोड़े को रखने के लिए उसके ऊपर खर्चा किया। ठीक है, तो क्या ये एजेंसी का रिलेशनशिप नहीं है? कहते हैं हाँ, ये एजेंसी का रिलेशनशिप है जब एजेंसी को क्रिएट करने की नेसेसिटी पैदा हुई, और जैसे ही नेसेसिटी पैदा हुई हमने एजेंसी को क्रिएट कर दिया। राइट, एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि आपने कोई पैरिशेबल गुड्स जो है वो भेजी बायर को लेने से मना कर दिया। वो जो ट्रांसपोर्ट ऑनर था, आपने उसको इंस्ट्रक्शन दी कि आप इन चीज को डिस्पोज ऑफ कर दो, सेल कर दो। ठीक है, अब उन चीजों को डिस्पोज ऑफ करने के लिए जब हमने उसको इंस्ट्रक्शन दी, इट मीन्स व्हाट दैट person is, that person is our agent in unforeseen circumstances, in extraordinary circumstances. He will sell the goods, he will give us the whatever we will incur. It is not necessary that we will incur, he incur, I have to bear that, right? And जो भी सेल को करने में एक्सपेंसेस लगे हैं वो भी मैं उस पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टर को जो है वो दूंगी। तो इस तरह के एजेंसी रिलेशनशिप जो है वो नेसेसिटी के कारण जो है वो क्रिएट होते हैं। राइट, इससे पहले कि आप एजेंसी ऑफ नेसेसिटी क्रिएट करें, कुछ कंडीशंस हैं जो फुलफिल होनी चाहिए। नंबर 1, there should be a real and definite necessity for the creation of agency. आपने क्रिएट नहीं करनी है कि जबरदस्ती आप एजेंसी बाय नेसेसिटी क्रिएट कर दो। सर्कमस्टांसेस उसको क्रिएट करेंगे, फिर एजेंसी बाय नेसेसिटी जो है वो आएगी। सेकेंड, इट शुड बी, और कुछ केसेस में आपको प्रिंसिपल ही नहीं मिल रहा, कहां पर है, ऑनर ही नहीं मिल रहा उन गुड्स का, वहां पे भी एजेंसी का रिलेशनशिप क्रिएट होता है। The person acting as an agent should act bona fide and in interest of parties concerned. जो भी पर्सन
नेसेसिटी में एजेंट बना है, वो दूसरी पार्टी के इंटरेस्ट के लिए, बेनिफिट के लिए बना है, उसको लॉस पहुंचाने के लिए या किसी और चीज के लिए नहीं बना है। The impossibility of communication with the principal appears to be the foundation of doctrine of necessity. Thus, where the consignment of butter was in complete danger of becoming useless due to the delay in transit, the railway company had to sell it away for the best possible price, and sale was held valid because there was no time to get the principal instruction. देखिए प्रिंसिपल मिल नहीं रहा है, बटर की डिलीवरी उसने की है, उसको ना बताया कहाँ जाना है, बायर भी लेने के लिए नहीं आया, प्रिंसिपल भी नहीं मिल रहा, अब बटर खराब हो रहा है। बटर को बचाने के लिए रेलवे कंपनी ने इसको सेल कर दिया। क्यों सेल किया? बिकॉज उनको सेल करना पड़ना था, पैरिशेबल गुड्स था, अगर वो और वेट करते प्रिंसिपल को या बायर का तो वो गुड्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो यहाँ पे उन्होंने एज ए एजेंट एक्ट किया, गुड्स को सेल किया, जो भी उसका प्रॉफिट होगा वो सेलर को वापस कर दिया जाएगा अगर सेलर मिल गया तो, राइट। एक और एग्जांपल देखिएगा, कैप्टन ऑफ अ शिप फाइंड हिमसेल्फ इन अ डिस्टेंट पोर्ट विदाउट मनी। एक शिप गया, उसका कैप्टन जो शिप को चला रहा था, शिप गुम हो गई तूफान की वजह से, और जब वो उसको पता चला तो कोई कम्युनिकेशन चैनल नहीं था, कोई ऐसे आइलैंड पे फंस गया जहां पे कोई कम्युनिकेशन चैनल नहीं था, उसके पास कोई पैसे नहीं थे, कुछ नहीं था, तो उसने वो शिप किसी को गिरवी रखवा दी और पैसे ले लिए, खाने के लिए जरूरी भी थे। तो कहते हैं ये एजेंसी भी नेसेसिटी की एजेंसी क्रिएट हुई है, जहां पे उसको क्रिएट करनी ही पड़ना था अपने आप को बचाने के लिए। तो इस तरह की एजेंसी जो क्रिएट होती है, एजेंसी बाय नेसेसिटी, राइट। एजेंसी ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, तो क्या हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे के एजेंट हैं? पढ़ लेते हैं एक दूसरे के एजेंट हैं या नहीं। Marriage plays an important role in the law of agency. The wife has authority to pledge her husband credit for necessities because there exists a relationship of principal and agent between spouses so long as they are living together. The wife authority extend to the contract for things that are really necessary and suitable to the style in which husband chooses to live. The goods purchased by wife must fall within the domestic department which he is managed for. देखिए जहां पर हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, वाइफ को नेसेसिटी प्रोवाइड करना हस्बैंड का काम है। जब वाइफ को हस्बैंड नेसेसिटी प्रोवाइड करेगा तो प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप आएगा, राइट। और हस्बैंड जो है उतनी वही प्रोवाइड करेगा जो जिस लाइफस्टाइल में, जिस स्टेटस ऑफ लाइफ में जो उसका अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वैसे ही वाइफ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रखा जाएगा और ये सारी की सारी नेसेसिटीज को प्रोवाइड की जाएंगी डोमेस्टिक ड्यूटीज को फुलफिल करने के लिए या घर को मैनेज करने के लिए। The authority of wife to bind her husband is to exercised in a proper manner. Thus, implied authority of wife is to pledge her husband credit exist when. देखिए वाइफ, अगर आप शादी करते हैं एज अ मेल मेंबर, हमारा हिंदू लॉ क्या कहता है कि आपकी वाइफ अगर आपके साथ रहती है तो उसके जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसको बेयर करना हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट वाइफ की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी एक्सपेंसेस हैं वो लिमिट में करे, लग्जरी पे ना करे। अगर हस्बैंड अफोर्ड नहीं कर सकता तो लग्जरी, जो नेसेसिटी चीजें हैं उनके ऊपर ही क्लेम करे। तो वाइफ को अगर हस्बैंड एक्सपेंसेस नहीं दे रहा है घर चलाने के लिए तो वो क्रेडिट पे भी पैसे ले सकती है हस्बैंड के नाम पे, प्रोवाइडेड दे आर लिविंग टुगेदर और वो ये पैसे अपनी डोमेस्टिक अपने घर को चलाने के लिए ले रही है। डोमेस्टिक अरेंजमेंट ऑफ फैमिली और कोई नहीं है घर को मैनेज करने के लिए, वाइफ ही है, सारा कंट्रोल उसी का है। और हस्बैंड वाइफ को किसी भी तरह का अलाउंस नहीं देता, इसीलिए वाइफ ने हस्बैंड के नाम पे क्रेडिट ले लिया है और उस क्रेडिट को पे करने के लिए हस्बैंड रिस्पॉन्सिबल है। अगर वाइफ अपनी इस अथॉरिटी में विद इन दीज 4 पॉइंट्स शी इज एक्टिंग, राइट। हस्बैंड लायबिलिटी से एस्केप भी कर सकता है बट उसको प्रूव करना पड़ेगा दैट वाइफ वाज नॉट ऑथराइज्ड टू डील विद द ट्रेडर्स। वाइफ के पास कोई राइट नहीं था ट्रेडर्स के साथ डील करने का। ट्रेडर्स को भी पहले मैंने इन्फॉर्म किया हुआ था कि अब मैं और मेरी वाइफ एक साथ नहीं रहते हैं। वाइफ के पास ऑलरेडी नेसेसरी है अपनी लाइफ मेंटेन करने के लिए, तब भी वो नहीं कर सकती। वाइफ को
अलाउंसेस पहले से ही मिल रही हैं टू परचेज द नेसेसरी आर्टिकल, उस केस में भी वाइफ ये काम नहीं कर सकती. राइट? इज दैट क्लियर? हेलो, ओके. नेक्स्ट इज एजेंसी बाय रेटिफिकेशन. एजेंसी बाय रेटिफिकेशन देखिएगा. Ratification is an approval of previous act or contract. It implies the adoption by principle of an act done by agent in his behalf without his authority. Ratification का मतलब simply अगर मैं आपको समझाऊं तो ratification का मतलब होता है वो act जो agent कर चुका है, लाइन सुनिएगा, वो एक्ट जो एजेंट कर चुका है अपनी अथॉरिटी के बाहर जाके, ठीक है, कर पास्ट में वो एक्ट हो चुके हैं, अब प्रिंसिपल उनको रेटिफाई कर रहा है, अब प्रिंसिपल उनकी अप्रूवल दे रहा है. ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिएगा बुक से पहले. All act of agent done in a discharge of his duty and within the scope of his authority are binding upon the principal. Act performed by agent beyond the scope of his authority are not binding upon the principal. However, principal may in such a case either adopt or reject the act of agent. In case of principal adopts the act done without his authority, he is said to be ratified that act. On ratification, the act of agent becomes the act of principal and he becomes bound by the same. Right? The agency in this case is known as ex post fact because it is created by the subsequent contract. Example देखिएगा इसका. A without having an authority of B's act, B acts as in B's agent and enters into the contract with C. ठीक है, A के पास कोई अथॉरिटी नहीं थी B के बिहाफ पे उसका एजेंट बनने के लिए, बट वो उसका एजेंट बना और उसने B के बिहाफ पे C से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया. तो देखो इसमें प्रिंसिपल मना भी कर सकता है और प्रिंसिपल इसको रेटिफाई भी कर सकता है. प्रिंसिपल इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव भी कर सकता है. सो रेटिफिकेशन हमेशा पुरानी डेट्स के जो कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं उनको हम जब अप्रूवल देते हैं उसको कहा जाता है रेटिफिकेशन. राइट? और ये एक इट इज अ क्योर of lack of authorization or substitute for the authorization. ठीक है, जब हम अथॉरिटी के बगैर एजेंट कोई एक्ट कर चुका है, आपने उसको अप्रूवल देनी है, तो आप जाओगे, आप बनाओगे एजेंसी बाय रेटिफिकेशन. मीनिंग क्लियर हुआ एजेंसी बाय रेटिफिकेशन का? ओके. एसेंशियल्स क्या है रेटिफिकेशन के देखिएगा. सबसे पहले एक्ट मस्ट हैव बीन डन ऑन द बिहाफ ऑफ पर्सन रेटिफाइंग. एक्सप्लेनेशन देखिएगा. A person can ratify only that which is purported to have been done for him. He cannot ratify that which is purported to have been done for somebody else. Principal सिर्फ उन एक्ट्स को रेटिफाई करेगा जो उसके लिए किए गए हैं. अगर वो किसी और के लिए किए गए हैं, प्रिंसिपल उनको रेटिफाई नहीं कर सकता है. राइट? एग्जाम्पल देखिएगा. A was authorized by B to buy a wheat at rupees a quarter on a joint account for himself and P. Wheat was unobtainable at this price and therefore in excess of his authority, he agreed to buy from X at rupees 45 a quarter. देखो, प्रिंसिपल ने एजेंट को कहा कि वीट खरीद लीजिए 44 रुपीज में, बट क्योंकि वो 44 रुपीज में अवेलेबल नहीं थे तो इसीलिए उसको 45 रुपीज देने पड़े उस राइस को खरीदने के लिए. ज्वाइंटली दोनों ने एक साथ खरीदने थे राइस, आधे प्रिंसिपल के थे और आधे एजेंट के थे. राइट? Though he intended to purchase on joint account, A contracted in his own name and did not disclose the agency to X. एजेंट ने इस राइस को वीट को खरीदते वक्त थर्ड पार्टी को ये नहीं बताया था कि मैं इस वीट को
प्रिंसिपल के बिहाफ पे खरीद रहा हूं, राइट। प्रिंसिपल इस केस में कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर सकता था, बट प्रिंसिपल ने इस कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव किया, रेटिफाई किया, ठीक है। तो प्रिंसिपल के पास दोनों ऑप्शंस थी, बट एक्ट उसके लिए ही किया गया था। ये प्रिंसिपल को रेटिफिकेशन के पहले प्रूव करना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर एक्ट जो है वो उसके लिए किया गया था, तभी वो इस चीज को रेटिफाई कर सकता है, अप्रूवल दे सकता है, राइट। सेकेंड पॉइंट, प्रिंसिपल मस्ट इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ एक्ट टू बी रेटिफाइड। जब वो ये रेटिफाई कर रहा है, वो पहले तो प्रिंसिपल ही वहां पे होना चाहिए। प्रिंसिपल की प्रेजेंस बहुत जरूरी है। अगर प्रिंसिपल की डेथ हो जाए तो कि कौन रेटिफाई करेगा, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव? नो, ठीक है। For a valid ratification, it is essential that principle must have been in existence at the time when the act was done. Nobody as an agent can bind by the contracted principle who does not exist at the time of contract, ठीक है। इसके लिए देखिए, एक कंपनी आपने ओपन की जनवरी 2021 में, ठीक है। आप उसके प्रमोटर थे, एजेंट थे, और आपने जो है वो कंपनी के नाम पे लोन ले लिया दिसंबर 2020 को। तो क्या कंपनी एग्जिस्ट करती थी दिसंबर 2020 में? नहीं करती थी। प्रिंसिपल एग्जिस्ट ही नहीं करता था जिसके बिहाफ पे आपने लोन ले लिया। तो क्या ये ट्रांजैक्शन रेटिफाई हो सकती है? नहीं, बिल्कुल ये ट्रांजैक्शन रेटिफाई नहीं हो सकती, राइट। समझ में आई ये बात? Ma'am, can you repeat this example? देखिए, हम कह रहे हैं कि जिस दिन रेटिफाई हुआ है, जब आप मतलब पुराना एक्ट हुआ है जो एजेंट ने अपनी अथॉरिटी से बाहर जाके कर दिया, ठीक है। क्या उस दिन प्रिंसिपल था मतलब घर पे नहीं था? क्या वो एग्जिस्ट भी करता था? क्या वो दुनिया में था? क्या उसकी एग्जिस्टेंस भी थी कहीं पे? अब एग्जिस्टेंस के लिए देखो, आदमी की एग्जिस्टेंस की तो हम बात कर नहीं रहे, वो तो जिंदा ही होगा। अब यहाँ पे मैंने जो एग्जाम्पल कोट किया, मैंने किया एग्जाम्पल कोट कंपनी का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कंपनी एस्टैब्लिश की जनवरी 2021 में, बट आपने उससे पहले ही दिसंबर 2020 में लोन ले लिया कंपनी के नाम पे। आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, आप उसके बिहाफ पे एक्ट कैसे कर सकते हैं? देखिए, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है एग्जाम्पल, company cannot ratify or adopt a contract which entered into by promoters on its behalf before its incorporation. Similarly, a contract made on the behalf of child in a womb cannot ratified by him when the child attained the age of maturity. अब वो एक चाइल्ड जो अपनी माँ के अंदर है, अभी पैदा भी नहीं हुआ है, ठीक है। इसका मतलब वो, अगर हमने उसके नाम पे लोन लेना हुआ और जो पैदा भी नहीं हुआ है, अभी उसने पैदा होना है, बाहर आना है, तो क्या वो बाहर आके उस एक्ट को रेटिफाई कर सकता है अगर वो मेजर हो जाए? नहीं कर सकता, क्योंकि प्रिंसिपल एग्जिस्ट ही नहीं करता था। जो प्रिंसिपल एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो रेटिफाई कैसे करेगा? जो दुनिया में चीज ही नहीं है, अभी आई नहीं है, कंपनी बनी ही नहीं है, बच्चा दुनिया में आया ही नहीं है, उसको उसकी ट्रांजैक्शन को कैसे आप रेटिफाई करा सकते हो? पॉसिबिलिटी ही नहीं है, राइट। रेटिफायर शुड बी competent टू रेटिफाई द एक्ट। जो पर्सन, प्रिंसिपल, अगर आपके द्वारा किए हुए एक्ट को रेटिफाई कर रहा है, तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या प्रिंसिपल के पास कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी है, ठीक है। वो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? क्या वो माइनर तो नहीं है? क्या वो इनसेन माइंड का तो नहीं है? अगर ये दोनों चीजें हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई नहीं कर सकता। अगर नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई कर सकता है, ठीक है। The transaction must have been subsisting at the time when it is ratified. इसके लिए पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे। A enters into contract with B representing himself as an agent of C without C authority. But before C ratify it, B rescind the contract. A cannot ratify it after the rescission. देखिए,
आपने मुझे अपना एजेंट अपॉइंट नहीं किया, मैंने अपनी अथॉरिटी से बाहर जाके आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, थर्ड पार्टी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और मैं कह रही हूँ कि मैं राधिका की एजेंट हूँ। इससे पहले कि राधिका मेरे इस एक्ट को रेटिफाई करती, मैंने ही उस थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर लिया। तो अब राधिका रेटिफाई क्या करेगी? जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं रहा, जब वो ट्रांसैक्शन ही नहीं रही, तो रेटिफिकेशन किस चीज की? नहीं हो सकती ना, बिल्कुल नहीं हो सकती। ठीक है, तो जो ट्रांसैक्शन है ही नहीं एट प्रेजेंट, यू कैनॉट रेटिफाई इट। अंडरस्टैंड? ये पॉइंट समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अनकंडीशनल, थैंक यू, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस बाय प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को अगर ट्रांसैक्शन को रेटिफाई करना है तो उसको एजेंट के आगे कोई भी कंडीशन नहीं रखनी है। अगर वो एजेंट के आगे कोई कंडीशन रखता है तो वो रेटिफिकेशन वैलिड नहीं है। सिक्स्थ पॉइंट, रेटिफिकेशन में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। रेटिफिकेशन राइटिंग में भी कर सकता है, वो बोल के भी कर सकता है, या उसके एक्शन से भी हमें पता चल सकता है कि उसने वो रेटिफाई कर दिया। अब ये एक्शन से कैसे पता चलता है, इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। A without authority buys goods for C and afterward B sells them to C on his own account. B conduct implies a ratification. मैंने आपके बिहाफ पे जो है वो गुड्स खरीदी। आपने, राधिका ने मुझे नहीं कहा था कि गुड्स खरीदने के लिए, मैं उसकी एजेंट बनी और मैंने उसको गुड्स खरीद के उसको सेंड कर दी, राइट? अब राधिका को क्या चाहिए था कि वो गुड्स मुझे वापस कर देती या डिलीवरी को वही रुकवा देती, बट राधिका ने वही चीज, वही गुड्स उठा के जैस्मिन को सेल कर दी। तो क्या राधिका के एक्शन से हमें क्या पता चल रहा है कि दिस एजेंसी, दिस रेटिफिकेशन इज accepted by the Radhika, right? So if it is accepted, the Radhika can ratify this transaction. ठीक है, ये हो गया राधिका के एक्शन से हमें पता चला, प्रिंसिपल के एक्शन से हमें पता चला कि वो रेटिफिकेशन चुका है। आगे देती हूँ इम्प्लाइड वाले में। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी का कोई मैनेजर है, उसने ना कंपनी के नाम पे एक इंश्योरेंस परचेज कर ली और उसको इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करने का राइट नहीं था, बट लेटर ऑन जो है वो इंश्योरेंस कंपनी ने उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी को एक्सेप्ट कर दिया। So that is ratification by the implied consent. Is that clear? Yes, ma'am. आगे देखिएगा, ratification must have been made with the full knowledge of all the material fact. प्रिंसिपल किसी भी ट्रांसैक्शन को रेटिफाइड करने से पहले उसके सारे के सारे मटेरियल फैक्ट्स को जानना, उसकी नॉलेज होना, ये प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? एग्जाम्पल इसके लिए देख लीजिएगा। A directed his agent B to purchase a grain for him, but B sold his own grain. ठीक है, A ने B को कहा कि भाई मुझे ना ग्रेन खरीद के दे दो, बट B ने उसको अपने ग्रेन बेच दिए। गलत नहीं है, बट B ने उसको ये बात बताई नहीं, और वो भी बेचे भी मार्केट प्राइस से ज्यादा। एक तो अपने बेच दिए, ये भी नहीं बताया, ऊपर से मार्केट प्राइस से ऊपर बेच दिए, ये भी नहीं बताया, right? So A ratified the purchase not knowing the grain belonged to B and that purchase was higher than the market rate. Such ratification was held invalid as the essential of knowledge was absent. So ये material fact अगर agent ने किसी भी तरह का material fact principal से छुपाया है और वो रेटिफिकेशन ले लेता है, that ratification later on is not considered as a valid ratification. Principal can deny about this ratification, right? Eighth point, whole transaction must be ratified.
अगर आपको प्रिंसिपल को रेटिफाई करना है तो पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन होगी, आधी आधी नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे कोई गुड्स परचेज कर ली जो आपको उसने अथॉरिटी नहीं दी थी परचेज करने के लिए, तो वो गुड्स आई फॉर एग्जांपल 10 लाख की, तो आप ये नहीं कह सकते कि ठीक है 5 लाख रुपए तक मैं दे सकता हूँ, 5 लाख तुम भर दो, ऐसा नहीं होता है। ट्रांजेक्शन या तो फुली रेटिफाइड होगी या बिल्कुल नहीं होगी, पार्ट में रेटिफिकेशन नहीं होती है, राइट। रेटिफिकेशन मस्ट बी मेड विद इन अ रीजनेबल टाइम। ठीक है, अब ये रीजनेबल टाइम का कंसेप्ट कहां से आ गया? रीजनेबल टाइम क्या होगा, इसके लिए एक एग्जांपल लिखा हुआ है इसी पैराग्राफ में, थर्ड लाइन में देखिएगा। The time for commencement of performance of contract was September, but the board ratified the tender in October when the defendant has already withdrawn his tender. कंपनी ने टेंडर मंगवाए, फॉर एग्जाम्पल आपकी रेनोवेशन के लिए आपने टेंडर मंगवाए हैं, ठीक है, और एजेंट ने ये जो टेंडर मंगवाए हैं ये अपनी अथॉरिटी से बाहर जाके मंगवा लिए हैं, ठीक है। अगर प्रिंसिपल को मंजूर है, वो आपको रेटिफाई करने वाला है, तो सितंबर तक हमें टेंडर भेजने वाले को कम्युनिकेट करना था कि क्या तुम्हारा टेंडर एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है, बट हमने सितंबर तक कुछ नहीं कहा, सॉरी सितंबर में एक्सेप्ट करना था, हमने अक्टूबर तक कुछ नहीं कहा, और ऑटोमेटिकली अक्टूबर मतलब टेंडर विड्रॉन हो गए, 1 मंथ की वैलिडिटी होती, टेंडर विड्रॉन हो गए। उसके बाद अगर आप यस कह रहे हो, देन that ratification is not considered as a valid ratification because it is already withdrawn by the other person. So आपने acceptance within reasonable time देनी है। अगर as a principal आप reasonable time में acceptance देने से चूक गए या रह गए, that is not considered as a valid ratification, right? Act to be ratified should not be void or illegal. जिस प्रिंसिपल जिस भी एक्ट की रेटिफिकेशन दे रहा है वो लीगल होने चाहिए, वैलिड होने चाहिए। वॉइड या इलीगल, वॉइडेबल किसी की भी रेटिफिकेशन वो नहीं दे सकता। फॉर एग्जांपल एजेंट, आप ऑफिस में नहीं थे और एजेंट ने आपके नकली साइन एक डॉक्यूमेंट पे कर दिया, लेटर ऑन आप कह रहे कोई बात नहीं यार तूने किए मैंने किए, नहीं, ऐसी रेटिफिकेशन नहीं दे सकते आप ना। This is a illegal, this is a void. You cannot give such kind of approval or such kind of ratification. Ratification must be communicated. आपको एजेंट को बताना पड़ेगा कि भाई जो एक्ट तुमने अपनी अथॉरिटी से ज्यादा कर दिए थे, अब मैं उसको रेटिफाई कर रहा हूं, अब मैं उसको अप्रूव कर। अकेले बैठ के नहीं सोच लेना कि हाँ मैंने दे दी है अप्रूवल, एजेंट तो समझ जाएगा। नो, इट यू मस्ट एज ए प्रिंसिपल यू मस्ट कम्युनिकेट टू द एजेंट दैट आई एम गोइंग टू ratify your act, right? Ratification must not injure the third party. ऐसी रेटिफिकेशन नहीं देनी है जिसकी वजह से थर्ड पार्टी को लॉस हो। अब ये थर्ड पार्टी कहां से आ गई, ये भी मुद्दा है, देखिएगा एक्सप्लेनेशन इस पॉइंट की। Ratification is equivalent to the previous act. An exception to this rule is provided in section 200, which says that when interests of third party are likely to be affected, the principle of ratification does not apply. Ratification cannot relate back to the date of contract if third parties have been intervening time. देखो एग्जाम्पल कोई नहीं दिया हुआ यहाँ पे कि कैसे थर्ड पर्सन को इंजरी हो सकती है। एक मिनट नेक्स्ट देख लें, वो एग्जाम्पल तो नहीं है। जैसे एजेंट ने किसी पर्सन के साथ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम्पल है नहीं बुक में। एजेंट ने किसी पर्सन के साथ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट किया, उससे फ्रॉड करके उसकी जमीन अपने नाम पे लिखवा ली, ठीक है, और उसने ये काम जो है प्रिंसिपल के बिजनेस के लिए ही किया, ठीक है। वो प्रिंसिपल चाहता था वो जमीन खरीदना, ठीक है, वो नहीं खरीद रहा था, आपने जाके वो खरीद ली उसके नाम पे। प्रिंसिपल ने इस ट्रांजैक्शन को अप्रूवल दे दी, तो कहते ये तो गलत है ना, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप अप्रूवल दे रहे हो ना, वो चीज गलत है। या आपने किसी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया एजेंट ने, प्रिंसिपल ने लेटर ऑन उसको अप्रूवल दे दी, प्रिंसिपल ऐसा कर ही नहीं सकता बिकॉज दैट इज अ वॉइड थिंग। सो ये अगर प्रिंसिपल इस तरह की पहले ही गलत किया है एजेंट ने और दोबारा से प्रिंसिपल भी गलत कर रहा है, सो दैट विल नॉट बी रेटिफाइड इफ इट विल इंजर्ड सम पर्सन, किसी को फाइनेंशियल, मेंटली, फिजिकली अगर वो ट्रांजैक्शन इंजर कर रही है,
प्रिंसिपल इस तरह की ट्रांजैक्शन को रेटिफाई नहीं कर सकता है। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट, रेटिफिकेशन रिलेट्स बैक टू द डेट ऑफ एक्ट ऑफ एन एजेंट। तो हम बार बार यही कह रहे हैं कि जो एक्ट हो चुके हैं अथॉरिटी के बगैर प्रिंसिपल सिर्फ उनको रेटिफाई कर सकता है। करेंट जो चल रहे हैं या जो होने वाले हैं उनकी रेटिफिकेशन नहीं हो सकती। इसकी रेटिफिकेटिंग और मेकिंग ऑफ एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट, it has a retrospective effect. It tantamount to the previous act only. It places all the parties in exactly the same position and they would have occupied in case of the, if they are having a authority. Example देख लीजिए, A made an offer to B. C accepted the offer in B's name but without his authority. B later ratified the acceptance, but in between A attempted to revoke the offer. That is, in an interval between A ratification and C acceptance, it was held that A revocation was inoperative as ratification dated back to the date of acceptance, thus rendering withdrawal of offer inoperative. देखिए थोड़ा सा एग्जाम्पल ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बी को ऑफर किया, फॉर एग्जाम्पल ए वॉन्ट टू सेल हिज कार टू द, भाई सी ने तो ये काम कर दिया, उसने उसको कहा ठीक है भाई मैं तूने कर दिया है, मैं रेटिफाई करता हूं, मैं अप्रूवल देता हूं इस चीज के लिए। ये हो गया। अब ये जब सब हो रहा था, सी एक्सेप्टेंस दे रहा था, फिर बी से पूछ रहा था, इन बिटवीन इस टाइम के बीच में ए ने अपना ऑफर वापस लेने की कोशिश की। ठीक है, ए ने अपना ऑफर वापस लेने की कोशिश की। ऐसा होता है ना, हम कहते हैं ना एक्सेप्टेंस के पहले आप ऑफर विड्रॉ कर सकते हो। क्या इस केस में वो विड्रॉ कर सकता है? कहता ना, एक्सेप्टेंस हो चुकी है। किसने की है? सी के, बी के एजेंट सी ने। तो आप ऑफर विड्रॉ कैसे कर सकते हो? आप ऑफर विड्रॉ कर ही नहीं सकते, आपको एक्सेप्टेंस हो चुकी है, क्योंकि सी ने एक्सेप्टेंस दी बी के बिहाफ पे और बी ने उसको रेटिफाई कर दिया। इस कारण से ए अपना ऑफर यहाँ पे विड्रॉ नहीं कर सकता है। वो ये नहीं कह सकता है कि जब तक तुम आपस में बातचीत कर रहे थे तब तक मैंने ऑफर विड्रॉ, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज उसको एक्सेप्टेंस मिल चुकी है। ठीक है जी। यस क्लास? Yes, Yes, ma'am. ma'am. चलिए ठीक है जी, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं। Okay, ma'am. Thank